बारामूला से आ रही खबर के साथ, क्योंकि बारामूला के उड़ी में जिस तरह से सेना का एक बड़ा अभियान जारी है, उस हवाले से अपडेट सामने आ रहा है कि एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सरहद पर ऑपरेशन तेज किया गया है और सीमा पार से घुसपैठ कराए आतंकियों की लगातार तलाश जारी है। नॉर्थ कश्मीर में एलओसी पर उड़ी सेक्टर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट गिरफ्तार और एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। और बात करें अगर मिलिटेंट्स की घुसपैठ की, तो उनकी घुसपैठ की कोशिशों के बाद बड़े पैमाने पर जवानों द्वारा वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी रविवार को उड़ी सेक्टर के गोहलन इलाके में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखे जाने के बाद सतर्क जवानों ने जब देखा कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, दोनों ओर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ। तब भी एक मिलिटेंट मारा गया था और कुछ दिन पहले भी हथलंगा जंगल क्षेत्र में 3 मिलिटेंट्स को जवानों ने मार गिराया था, जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए रुक करते हैं बारामूला के उड़ी से हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है? जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम सरहदी इलाकों की बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो इन्फिल्ट्रेशन वीडियो उसको नाकाम में आपका बनाया गया फौज की जानिब से। हालांकि उस वक्त जो है तकरीबन 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, जो हलाक किए गए, और इसके साथ साथ ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था। अगर इस एनकाउंटर की बात करें जो आज से 3 दिन से लगातार जारी है गोहलन के इस इलाके में, चाहे हम जो बाकी इलाके जाते हैं इसके इर्द गिर्द, वहां पे लगातार जो है ये इनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट को हलाक किया गया, एक को जो है सीधा पकड़ा गया है। अभी थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगी पूरी डिटेल, क्या कितने मिलिटेंट से हलाक किया गया, उस हवाले से जो है हम आगाह करेंगे। और अगर देखा जाए इस इनकाउंटर के हवाले से, ये अभी तक जो है लगातार, क्योंकि सूत्र के मुताबिक है एक मिलिटेंट को जो जिंदा पकड़ा पाकिस्तानी पता है। अगर हम करें, ये पहाड़ी इलाका के बिल्कुल है। इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे ये जो जंगलात है, यहाँ पे ड्रोन कैमराज नस्ब किए गए, बाज़ाब्ते तौर पर जो है से जो है निगरानी रखी जाती है। जो पैरा के कमांडोज वो भी यहाँ पे जो है लगाए गए और पूरी तरह से जो है निगरानी रखी जाती है। इस वक्त जो है ये ऑपरेशन लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद की जानिब से, हालांकि उसके बाद जो है पूरी डिटेल सामने आएगी है और साथ ही एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। अभियान तेज कर दिया गया है, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उसी के चलते जो देखा जा रहा है, एलओसी पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं और लगातार जो जवान हैं उसे नाकाम बना रहे हैं। इससे पहले क्या ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कुछ बताया गया, वहां पर किस तरह का सूरत हाल है? जी बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए इस ऑपरेशन के हवाले से, क्योंकि ये लगातार जारी है, आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो घुसपैठ की तरफ से जो सरहद पार करने की कोशिश की, कुछ मिलिटेंट जो है जिन्होंने सरहद पार करके यहाँ की तरफ आए और बाज़ाब्ता तौर पर जो है फौज ने वहाँ पे इन जंगलात के इलाकों में जो है ये सर्च ऑपरेशन चला है। उस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है पहले 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया और भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई। AK-47 5 उस वक्त पकड़े गए थे और इसके साथ साथ राउंड्स की बात करें या मैगजीन या इसके साथ साथ सिगरेट या चॉकलेट और भी जो है रिकवरी फौज की तरफ से जो है की गई थी। इसमें उस इनकाउंटर के दौरान जो है कैश भी बरामद किया गया। इसमें इंडियन करेंसी भी थी और पाकिस्तान की करेंसी तकरीबन 35,000 रुपये, और उस वक्त जो है 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, इसमें एक मिलिटेंट को हलाक किया गया और एक को जो है जिंदा पकड़ा गया। फिलहाल जो है ये ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैंने पहले बताया 19 डैगर डिवीजन के जो GOC है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है ये यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगी पूरी डिटेल। शुक्रिया इरशाद, ग्राउंड से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीधा उरी से हमारे साथ इरशाद ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि लगातार
सेना का ऑपरेशन जारी है और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा जो एक जिंदा मिलिटेंट पकड़ा गया है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल हम देख रहे हैं एलओसी पर जो ऑपरेशन है वो तेज किया गया है और बड़े पैमाने पर अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए अब कश्मीर के बाद बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि कल जिस तरह से जम्मू से बड़ी खबर सामने आई थी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस में सीबीआई द्वारा रेड की गई है, उस हवाले से हम आपको तमाम जानकारी पहुंचाएंगे। क्या कुछ अपडेट उस हवाले से सामने आएगा, क्योंकि एक बड़ा मामला, बड़ा घोटाला सामने आया है। जम्मू के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय में हुए घोटाले की जो परतें हैं वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं ऑफिसर्स, और सोमवार को सीबीआई के छापे के बाद अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ताओं में भी इंसाफ की उम्मीद जगी है और कार्यालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो लगातार जिस तरह से सरकार की कोशिशें जारी हैं कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, किसी के साथ भी ना इंसाफी ना हो और जो लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। उसी बीच सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई हुई। हमने देखा जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में कल जो जम्मू के रेलवे हेड कॉम्प्लेक्स में है वहां पे सीबीआई की एक टीम पहुंची थी और टीम ने वहां पर पहुंच के दस्तावेज खंगाले थे, तमाम पिछले रिकॉर्ड चेक किए थे और क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है इसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, करोड़ों रुपए के घोटाले की इसमें संभावना है। चलिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, कल जिस तरह से हमने देखा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई और क्या कुछ खुलासा अभी तक सामने आया है? जी विनोद जी। विनोद जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। जी, जिस तरह से कल सीबीआई द्वारा रेल हेड कॉम्प्लेक्स में हमने देखा एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस है वहां पर सीबीआई द्वारा रेड डाली गई, तो इस हवाले से अभी तक क्या जानकारी सामने आई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए प्रियंका, आपको बताते चलूं कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में कल छापा सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने डाला था और उसमें बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए गए। आज सुबह की बात करूं तो उन दस्तावेजों को, जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस थे वहां पे, उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ये पहले भी सुर्खियों में रहता रहा है प्रोविडेंट फंड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, और अब एक मरतबा फिर सुर्खियों में आया। बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कोविड-19 पेंडेमिक पीक पर था, मुलाजिम जो है यहां से चले गए थे वापस और जो मजदूर थे वो वापस चले गए थे और उसके बाद से ये सारी चीजें सामने आई। उसके बाद फेक अकाउंट्स बना करके इनसे पैसे लिए गए हैं। और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई को नॉक भी इन्हीं मजदूरों ने किया है। मजदूर तबका है, अनस्किल्ड लेबर है, इन्होंने जाकर के सीबीआई को बताया कि इस तरीके से हमारे अकाउंट जो है उसमें पैसे नहीं आ रहे, पीएफ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। जब पेंडेमिक पीक पर था तब गवर्नमेंट ने पीएफ का अपना हिस्सा डालने का वादा किया था और उसकी कमिटमेंट के मुताबिक उन्होंने मजदूरों के अकाउंट में ये पैसे डाले थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो भ्रष्टाचार है वो उस पर अभी भी अंकुश नहीं लग रहा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जहां पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही जाती है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की बात की जाती है, वहां पर एक बहुत बड़ा मामला यह है क्योंकि फर्जी अकाउंट बनाना और उन लोगों को लाभ देना जो कि अब ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, और कोविड के दौरान जो ये हेरा फेरी हुई है उसमें अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है या जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गया है, उम्मीद जगाई जा रही है उन सभी को अब इंसाफ मिल सकता है इस हवाले से। देखिए प्रियंका, सीबीआई की जो कल की रेड है और कल का जो एक्शन है, प्रॉम्प्ट एक्शन है, उससे मुझे लगता है कि जो लोग इसमें संलिप्त है, जो अधिकारी संलिप्त है, जो मुलाजिम संलिप्त है, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन उस ऑफिस में
जितने भी लोग हैं उनकी सबकी मिली भगत है, क्योंकि फेक अकाउंट बनाना, फिर उसमें से पैसे निकलवाना और मजदूर को कोई जानकारी नहीं होना। हालांकि अब ऑनलाइन सारी सिस्टम हो रहे हैं, ऑनलाइन आप अपना पीएफ घर बैठ करके, जो मजदूर तबका है वो घर बैठ करके ऑनलाइन अपना पीएफ कितना बना हुआ है वो देख सकता है, वो ऑनलाइन विड्रॉ भी करवा सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता है। इतनी ट्रांसपेरेंसी होने के बावजूद भी आप देखिए कि किस तरीके से अफसरों ने मिलकर के, अपने मुलाजमों के साथ मिलकर के गरीब मजदूर का पैसा खाया है। और सीबीआई जिस तरीके से इंक्वायरी कर रही है, अब मुलाजमों के एक एक ऑफिसर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं उनको बुलाया जाएगा, उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, मुलाजमों को बुलाया जाएगा, उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि ये पैसा मजदूरों का है, ये पैसा वापस मिलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी तमाम जानकारी देने के लिए। विनोद कुमार हमारे से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब जिन मजदूरों को पैसा नहीं मिला है, उम्मीद जगाई जा रही है उनके साथ इंसाफ होगा। और आप देखिए इसमें कितने लोग मुलव्विस हो सकते हैं और एक एक करके सबको ढूंढ निकाला जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी जिनका इस भ्रष्टाचार के पीछे हाथ है। चलिए अब रुक करते हैं हंदवाड़ा का, क्योंकि हंदवाड़ा से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग के कारण एक बच्चे की मौत हुई है। अभी भी 2 बच्चे जो हैं उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार देर रात को तीनों बच्चों ने बताया कि उनको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द की शिकायत उन्होंने की और बताया गया कि उनकी बहुत ही बुरी हालत हुई, जिसके बाद अब उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब क्या कुछ कारण है, इसके लिए डॉक्टर्स की एक टीम का गठन किया गया है। पर इससे पहले भी फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें, बहुत सारे मामले जो हैं वादी कश्मीर से सामने आए हैं। अब एक डॉक्टर्स की टीम को गठित किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन 2 बच्चों ने जो शिकायत की है और एक बच्चे की जो मौत हुई है वो क्या फूड पॉइजनिंग से हुई है या नहीं है। क्योंकि सोमवार देर रात बताया जा रहा है कि तीनों बच्चों के पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद जो है उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। चलिए हंदवाड़ा का रुख करते हैं। हंदवाड़ा से हमारे संवाददाता शमीम हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। शमीम, क्योंकि आप अस्पताल में मौजूद हैं, आपने वहां पर जो अस्पताल की अथॉरिटीज हैं उनसे भी बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था इस मामले के हवाले से? जो मावर बाला का इलाका है, वहाँ पे एक ही घर के 3 बच्चे जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पे जब लोगों ने सवारी वहाँ पे चलाने की आवाज आ गई तो लोग वहाँ पे काफी जमा हुए। उनको जो है बच्चों को एनटीपीएसी कलमाबाद लाया गया है। एक जो बच्चे है महफूजा अकबर, जो इसकी जान जो डॉक्टर ने एनटीपीएसी जो कलमाबाद है डॉक्टर ने उसको वहाँ पे मुर्दा करा दिया है। और बाकी जो उसकी 2 भाई है उनको नजदीकी जो है हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया है। उनको डॉक्टरों की ट्रीटमेंट चल रही है। पहले सवेरे की बात करिए, 8-9 बजे की बात करेंगे तो उनकी हालत जो है बहुत खराब थी। अब जब मैं अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हुई, अभी डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टरों के साथ मैंने बात किया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के साथ मैंने बात किया, उनका साफ तौर कहना है अब उनकी हालत जो है बिल्कुल ठीक है, उनकी जो है कंडीशन बिल्कुल ठीक है, वो आप बात भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है जो है पीएचसी की टीम और जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है लंगेट बीएमओ गवार साहब का कहना है कि उनकी टीम वहाँ पे पहुंच गई है, वो चेक करेंगे वहाँ पे किस चीज से उनको फूड पॉइजनिंग हुआ। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी जो है जो पहले उनकी लूज मोशन हुई थी, तीनों बच्चों की, एक की जो है काफी फ्लूइड जो कम हुआ था, उसके कारण जो है उसकी बच्चे की जो 5 साल के बच्चे उसकी मौत का क्या हुई है। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद करते हैं ये जो बाकी 2 बच्चे अस्पताल में दाखिल हैं ये भी जल्द से जल्द ठीक हो और पता चल सके कारणों का, ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। पर दुखद ये है कि जिस बच्चे ने अपनी जान गंवाई है, तो उनके घर वालों से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना था, किस तरह के सिम्टम्स उन्होंने देखे और अचानक से कैसे मौत वाकया हुई, जो इलाज करने का भी वक्त नहीं मिल पाया? जी देखा, उन घर वालों का कहना है कल से वो थोड़ा सा लूज मोशन हुआ था। सवेरे जो है वहाँ पे चलाने जो बेहोश तीनों बच्चे जो है, जो 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, वो तीनों बेहोश हुए थे
आसपास के लोग जो आए थे, जब वहां पे चलाने की आवाज आ गई तो उनको नजदीक के अस्पताल जो है कलमाबाद एनटीपीएससी में लाया गया है, उनको ट्रीटमेंट वहां पे। जब वहां से उनकी जो है उसकी मौत जो है, एक कमसीन बच्ची जो है 5 साल जिसका महफूजा अकबर नाम है, तो उसकी मौत वहां पे वाक़या हुई है। और 2 बच्चे जो है उनको हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है, उनको वहां पे ट्रीटमेंट चल रही है। कि डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट का भी कहना है, वो डॉक्टर वसीम आरिफ जो है वहां पे जो वहां पे है डॉक्टर, उनके साथ भी मैंने बात किया। अब उनकी बेहतर जो है, अब उनका जो है सैंपल भी लिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद उनकी पता चलेगा किस कारण से उनकी जो है फूड पॉइजनिंग हुई है या कुछ और था, तो अब उनका जो है टेस्ट भी करेंगे। जब पहले मैं सवेरे 8 बजे 9 बजे वहां पे गया था, तब उनकी कंडीशन थी वो बिल्कुल ज्यादा गंभीर थी। अब बिल्कुल जो है डॉक्टरों का भी कहना है, मैंने खुद भी देखा, अभी जो बच्चे हैं उनकी हालत अभी ठीक है। अब ये हम बच्चों से भी ये भी करेंगे जो जंक फूड ज्यादा खाते, तो उस कारण से भी हो सकता है। और जिस तरह यहाँ पे पीएचसी की बात करेंगे, पीएचसी जितने भी यहाँ पे वाटर टैंकी है उनको सफाई नहीं कर रही है वहाँ पे उस कारण से भी लग सकता है कि वहाँ उस कारण से भी उनकी जो है जो फिर लूज मोशन हुई, उसके बाद जो उनकी हालत जो है, अब पीएचसी की टीम भी वहाँ पे पूछे, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पूछे, थोड़ी देर बाद पता भी आएगा और जो रिपोर्ट भी आएंगे। डॉक्टर जो है हंदवाड़ा डॉक्टर निसार साहब सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, उनका भी साफ तौर कहना कि हमने उनसे सैंपल लिया है, अभी 1 घंटे के बाद ही पता चलेगा तो किस कारण से उसकी मौत हुई है, ये फूड पॉइजन की वजह से हुई है या और किसी चीज से हुई है। बिल्कुल आखिर में बताइएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद कंफर्मेशन आएगा कि फूड पॉइजनिंग है या नहीं। पर फूड पॉइजनिंग हो सकती है किन चीजों के आधार पर डॉक्टर्स द्वारा कहा जा रहा है? घर वालों ने कुछ बताया कि किन बच्चों ने कुछ जंक फूड खाया था या कुछ ऐसा खा लिया था जिससे शक किया जा रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है? जो उनका रिलेटिव था, एक महिला जो वहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद थी, उनका ये कहना कि हमने कोई सूजी जो खाई थी। अब मुझे लग रहा है कि जो फारफ्लंग एरिया की हम बात करेंगे, वहाँ पे दुकानदारों को चेकिंग, वहाँ पे मार्केट चेकिंग नहीं होती, या कोई इन्फॉर्मेशन जो वो टीम है वो वहाँ पे नहीं जाती है। कि वहाँ पे जैसे अगर बिस्किट्स की बात करेंगे, जंक फूड्स की बात करेंगे, लेज कुरकुरे की बात करेंगे, तो वो अक्सर वहाँ पे उस इलाके में खराब होती है। उस कारण से भी लग रहा है जिस तरह आज यहाँ पे ज्यादा जो है, चाहे लड़की की बात करें, लड़की की जंक फूड ज्यादा खाती, तो उस कारण से भी हो सकता है वहाँ पे जो अगर कुरकुरे या लेज तो उसमें जो है 1 साल या 2 साल जो एक्सपायर हुए थे, या जूस, तो लगना चाहिए कि उस इलाके में जो टीम भेजनी चाहिए, उन दुकानदारों को भी वहाँ पे चेकिंग भी होनी चाहिए। तो उस कारण से भी हो सकता है कि जिस तरह डॉक्टर का कहना है। शुक्रिया शमीम, तमाम जानकारी अस्पताल से पहुंचाने के लिए। अस्पताल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। फिलहाल ये जो बच्चे दाखिल हैं अस्पताल में, इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि क्या सही मायने में फूड पॉइजनिंग के कारण ही जो उस बच्चे की, छोटे बच्चे की मौत हुई है और ये दोनों बच्चे अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल यह आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कोविड-19 की, क्योंकि जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि कोविड-19 की 3rd वेव आ सकती है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अस्पतालों में हैं वो भी जानने की जरूरत है। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है वो आपको हम बताएंगे। क्योंकि जीएमसी जम्मू की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं वो आपको बताएंगे। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को स्वास्थ्य विभाग तैयार हो गया है। साधारण व आईसीयू बेड की जो संख्या है उसे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा जब कोविड-19 की पहली लहर थी या दूसरी लहर थी, तब बहुत सारी शिकायतें जीएमसी जम्मू से सामने आ रही थी, तैयारियों के हवाले से या फैसिलिटीज के हवाले से, कि वहां पर बेड की सुविधा नहीं है या ऑक्सीजन की कमी वहां पर है। बहुत सारी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। अब जबकि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तब आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो बेड्स की संख्या है, साधारण बेड्स की संख्या है या आईसीयू बेड्स की संख्या है, उसे बढ़ा दिया गया है और जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं, ताकि जब तीसरी लहर आए तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो मरीज हैं उनको नहीं हो। वहीं पर ऑफिशियल्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा आज की डेट में जो टोटल बेड्स हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, वो 2116 बेड्स हैं और 242 बेड्स जो आईसीयू के क्रिटिकल केयर बेड्स हैं, जो सेकेंड वेव में हमने इंक्रीज करके पहुंचाए थे, उनको हम फर्दर इंक्रीज करने के प्रोसेस में हैं। तो हमारा जो टारगेट है 3rd वेव तक आने से पहले, कि हमारे हॉस्पिटल के जो टोटल बेड्स हैं 3152 बेड्स हैं, उनमें से तकरीबन 3000 बेड्स जो हैं हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स होंगे।
और जहाँ तक आईसीयू या क्रिटिकल केयर बेड्स का सवाल है, जो हमारे पास 242 बेड्स थे सेकेंड वेव में, हम कम से कम 233 बेड्स की प्लानिंग और ऐड करके जो है उसमें कर रहे हैं, और टोटल हमारे पास तकरीबन 475 बेड जो हैं वो क्रिटिकल केयर या आईसीयू बेड्स जो है वो उसकी प्लानिंग अंडर प्रोसेस जो है वो चल रही है और काम चल रहा है। मैन पावर है वो थोड़ा सा उसमें हमें कमी है, उसमें उसकी हमें महसूस हो रही है। मल्टीपल एडवर्टीजमेंट्स के बाद भी जो है हमारे पास ट्रेन मैन पावर जो है वो नहीं आ रही है, सो उसका हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और एसोसिएटेड हॉस्पिटल थर्ड वेव के लिए बिल्कुल तैयार है, किसी को भी इस के बारे में कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। हाल ही में मीडिया में आई एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में ये खुलासा भी किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 250 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन सभी घटनाओं पर बुद्धिजीवियों ने चिंता जताई है। इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है विशेषज्ञों का, आइए आपको बताते हैं। बात जो डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की जो उभर कर आई, वो इसलिए कि लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, मर्द भी घर में बंद हो गए और औरतें भी घर में बंद हो गई। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो थी वो मिल नहीं रही थी। आज हम जिस स्थिति में हैं, पिछले साल वो स्थिति नहीं थी, स्थिति अलग तरह की थी। लॉकडाउन अनलॉक के उसमें नहीं था, वो लॉकडाउन था। तो बहुत सी महिलाएं जो बाहर जाती थी काम करने के लिए वो घर में रह गई, मर्द जो बाहर जाते थे वो घर में रहे, पैसा आमदनी जो थी वो रुक गई, आमदनी बंद हो गई। अब जब आमदनी बंद हो गई तो फ्रस्ट्रेशन तो अपने आप आती है, परेशानी हो गई, खाने पीने की भी परेशानी हो गई। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, बहुत बार ऐसा हुआ कि मर्दों ने वो फ्रस्ट्रेशन अपने घर में औरतों पर निकाली। फिर जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का जब भी आप कहीं पर भी पढ़ेंगे उसके बारे में या जानकारी हासिल करेंगे तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा ऐसा होता है कि डिस्ट्रेस कॉल्स करना, कि अपने आप को बचाने के लिए औरतें जो हैं वो बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स को मदद के लिए कांटेक्ट करती थी। आप यहाँ सिचुएशन देखिए कि वो कांटेक्ट भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो हर टाइम निगरानी में है, somebody is watching her। नहीं, ये जो रिपोर्ट आई है ये तो सच में बहुत ही गंभीर एक विषय बन के आई है। बाहर की रेप के केसेस जम्मू कश्मीर में, जहां हमने इतना सुना नहीं था रिसेंट टाइम्स में, हम नहीं सुनते थे जम्मू कश्मीर में इतना रेप का केसेस, ऐसा क्राइम वीमेन के अगेंस्ट होता हुआ। बट कोविड के टाइम में सिचुएशन ऐसा हुआ है कि लोग घर पे बैठ के ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि फ्रस्ट्रेशन कितना बढ़ गया है आम आदमी में। घर पे बैठकर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत इंक्रीज हुए हैं आम आदमी में। हमने घर पे देखा है कि लोग काम न मिलने के कारण बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हैं। घर पे जो उनको अपने पार्टनर्स के साथ टाइम ज्यादा बिताना पड़ा है ऑफ डेट इन टाइम्स में, उससे जो है कि फ्रस्ट्रेशन एक ये मुद्दा हो जाता है लोगों में। फ्रस्ट्रेशन का मुद्दा बहुत उभर के बाहर आता है। उसके बाद बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत एक सामने उभर के आता है, और जो अंडरलाइन जो एक पेट्रियार्की है सोसाइटी की वो इसमें बाहर उभर के आई है, जो पितृसत्ता टाइप की हमारी सोसाइटी में है, वो इस कोविड के टाइम में ज्यादा उभर के हमें दिखी है कि कैसे लोग घर पे रह के अपने पार्टनर्स के साथ अब्यूजिव हो गए। जो अपना एक गुस्सा है बेरोजगारी का या काम ना मिलने का वो अपने पार्टनर्स पे निकाल दे। और कहीं ना कहीं सिंस हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं तो ये विमेन पे होता हुआ बहुत दिखाई दिया है कि कैसे एक जो मेल है फैमिली का वो सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो विमेन के ऊपर बेंड आउट करते हैं। मानसिक तनाव की वजह से हमने देखा कि लॉकडाउन में काफी प्रॉब्लमें आई हैं। जैसे कि हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ गए हैं, रेप के केसेस बढ़ गए हैं। ये वजूहात ऐसी रही हैं जैसे कि डेवलपमेंटल है, इन्वायरमेंटल है और बिहेवियर कैसा है इंसान का। तो क्या होता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी वजह से हमारा बिहेवियर जो है वैसा ही बनता है जैसे हमारी डेवलपमेंट है, जैसे इन्वायरमेंट है, जैसे हमने फैमिली में रियरिंग हुई है, फैमिली से हमने क्या सीखा है, सोसाइटी से क्या, हमारी सोसाइटी कैसी है। कुछ पर्सनालिटी जो होती हैं वो एंटी सोशल पर्सनालिटीज होती हैं। उनका जो बिहेवियर है, जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनकी परसेप्शन है, उसमें एबनॉर्मलिटी होती है। एक बहुत ही गंभीर विषय है और उसको बार बार हमने एलजी साहब के सामने भी प्रदर्शित किया है। हमने मांग रखी थी माननीय एलजी साहब से कि यहाँ पर विमेन कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता।
जैसे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एक अलग से विमेन कमीशन है यूनियन टेरिटरी का, वैसे ही जम्मू कश्मीर का भी जब एब्रोगेशन हुआ 370 का 5 अगस्त 2019 में, उसके बाद ये विमेन कमीशन जो था खत्म हो गया था। आज हम दोबारा गुहार लगा रहे हैं कि इस विमेन कमीशन को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाए, इसको दोबारा से मान्यता दी जाए और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे इसके टेरेन को देखते हुए कि विमेन के ऊपर वायलेंस की घटनाएं बढ़ रही हैं, मॉलेस्टेशंस की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो भी बढ़ रहा है। हमारी मांग है एलजी साहब से, अगर आप वो नहीं करवा सकते, कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वुमेन सेल खुलवा दीजिए ताकि एक महिला गुहार लगाकर उस वुमेन सेल में जा सके और अपनी जो गुहार को जो है वो लगा सके। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।